नमस्कार साथियों, CCI क्लासेज बालोतरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य सेमेस्टर प्रथम के जितना सिलेबस था उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम नेक्स्ट क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास का जो परिचय है उस परिचय के बारे में हम वर्णन करेंगे। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा एवं इसका नामकरण तथा साहित्य शब्द की उत्पत्ति और परिभाषा। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी शब्द। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। अगर प्रश्न आपको पूछा जाए कि साधारण सा सवाल रहेगा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा। उसमें से अपन करेंगे सिंधु शब्द से। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति का यह क्रम था, यानी सबसे पहले कौन सा शब्द आया था? सिंधु। और सिंधु के बाद सिंधु कोई धीरे धीरे क्या क्या जाना लगा? हिंदू। और हिंदू के बाद शब्द आता है हिंद, और हिंद से हिंदी। इस प्रकार से हमारा ये क्रम रहा। यानी कि जब इसकी उत्पत्ति हुई, हिंदी शब्द किस प्रकार से आया था कि सिंधु लोग थे। सिंधुओं ने सबसे पहले जो सिंध नदी के किनारे रहने वाले जो लोग थे उनको क्या कहा? सिंधु कहा। फिर धीरे धीरे सिंधु सिंधु कहते उनको कहा हिंदू, और फिर हिंदू से हिंद शब्द हो गया और हिंद शब्द से हिंदी हुआ। इस प्रकार ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। हम साधारण से शब्दों में हम इसका वर्णन करते हैं। फिर हम बात करते हैं हिंदी शब्द। हिंदी शब्द है जो पारसी भाषा का है, यानी ये किस शब्द से आया है, किस भाषा का शब्द है, तो हम कहेंगे हिंदी शब्द है वो पारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद जो पारसियों का पवित्र धर्म ग्रंथ है, अपना अपना जो धर्म ग्रंथ होता है, जैसे हिंदू का कौन सा है? गीता। इसी तरह पारसियों का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है उसका नाम क्या है? जैन अवेस्ता। क्या है? जैन अवेस्ता। इस जैन अवेस्ता में ही ये जो हिंदू शब्द है, सिंधु शब्द की उत्पत्ति हुई, ये शब्द हमको मिलता है। जो पारसी लोग थे वो क्या करते थे? स का उच्चारण है वो ह के रूप में करते थे, यानी स को वो क्या बोलते थे? ह। और ध का उच्चारण वो करते थे द के रूप में, यानी कि स बोलना होता था वो स की जगह बोलते थे ह। और फिर अगर कहीं ध शब्द का प्रयोग या ध वर्ण का प्रयोग करना होता था वो ध की जगह करते थे द का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन भी नहीं बोलते, अपने ये जो मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं श को अपन ह बोलते हैं। जैसे सड़क तो अपन कहेंगे, जोधपुर साइड में भाषा में बोला जाता है हड़क। साबुन दे तो बोलते हैं कि हाबुन दे। इसी तरह से स का उच्चारण क्या है? ह कर रहा है। इसी तरह जो ये उर्दू है वो उर्दू भाषा है। उर्दू भाषा का शब्द है वो कहाँ से लिया है? तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। फिर अंग्रेजी। अंग्रेजी ये फ्रांसीसी या हम इसको कहेंगे फ्रेंच, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। आप साथ साथ में इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये आपके जो महत्वपूर्ण क्लासें रहेगी जिसमें आप केवल इन नोट्स के माध्यम से अपनी सेमेस्टर में अच्छे अंक से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये तो हुआ अपना सीधी सी सरल भाषा में हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और पारसी लोग इसको श का उच्चारण ह के रूप में करते थे, सिंध से हिंद कैसे बना, इस प्रकार से ये वर्णन किया हमने। अब हम पढ़ते हैं साहित्य शब्द, जिसके बारे में जो आपकी पुस्तक है, जो विषय आपने हिंदी साहित्य लिया है, तो उस साहित्य की हम पढ़ेंगे आज परिभाषा। आखिर साहित्य होता क्या है, तो हम जानेंगे साहित्य शब्द। साहित्य शब्द है वो स, हित और य, यानी स धन हित धन य के योग से बना है, और जिसका अर्थ है एकत्र होना। यानी अलग अलग जो ग्रंथ हैं, अलग अलग गुत्थियाँ हैं, उनको क्या करते हैं? हम संगठित करते हैं। इस तरह से स हित योग से जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एकत्र होना। अर्थात हम कह सकते हैं
कि गद्य की विधाएं, पद्य की विधाएं का वह सम्मिलित रूप जो हमें ज्ञान या शिक्षा प्रदान करता है उसे हम साहित्य कहते हैं। एक बार वापस, साहित्य शब्द सहित य के योग से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ है एकत्र होना, अर्थात गद्य पद्य का वह सम्मिलित रूप जो हमें ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि साहित्य की परिभाषा लिखो तो आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। संस्कृत में कहा जाता है साहित्यस्य भावम साहित्यम, साहित्यस्यम भावम साहित्यम, अर्थात जिस विधा में प्राणी मात्र का समाहित हो उसे साहित्य कहा जाता है। सामान्यतः भी मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण भी साहित्य कहते हैं। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा हमारे साहित्य शब्द की परिभाषा है। इसको अपनी भाषा में आप पूरा विस्तार से समझ के अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 से 5 लाइनों में आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर ये तो रही अपनी तरफ से जो अपने साधारण शब्दों में जो परिभाषा लिखते हैं वो। अब आगे हम देखेंगे कि जो आलोचक हुए, जो साहित्यकार हुए, उन साहित्यकारों ने अपनी दृष्टि में साहित्य शब्द का क्या अर्थ निकाला या उन्होंने साहित्य शब्द की क्या परिभाषा दी। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने साहित्य के बारे में क्या कहा। इन्होंने कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन, ये नाम ध्यान रखना, चित्तवृत्तियों में परिवर्तन, किसकी? जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दी गई है। इन्होंने कहा है कि जो प्रत्येक देश का साहित्य है वो वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का क्या होता है? प्रतिबिंब, संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के जो स्वरूप है, यानी जो जनता जिस तरह से जो परिवर्तन करेगी उसके साहित्य में भी वो क्या परिवर्तन होता जाएगा, यानी साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। आदि से अंत तक, यानी शुरुआत से लेके अंतिम, यानी जब लेखन कार्य शुरुआत हुआ था और लेखन कार्य का जो अंत हम मानते हैं, वहां तक की जो चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ साथ उनका जो सामंजस्य है, उस सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये परिभाषा दी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरे हमारे साहित्यकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी परिभाषा दी है साहित्य के संबंध में कि साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की क्या है? अभिव्यक्ति है। आत्माभिव्यक्त की जीवन की अभिव्यक्ति है। फिर इन्होंने परिभाषा एक और दी है कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक वैचारिक परिवर्तन से माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य की परिभाषा है कि साहित्य है जो क्या है? आत्माभिव्यक्त जीवन की क्या है? अभिव्यक्ति है। और इसी में इन्होंने दूसरी एक और परिभाषा दी है कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध किससे होता है? आर्थिक एवं वैचारिक परिवर्तन से माना जाता है। फिर हम तीसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार या साहित्यकार हम कह सकते हैं, वो हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने साहित्य की परिभाषा दी है कि साहित्यिक क्षेत्र में सृजन शक्ति, साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा, सांस्कृतिक परंपराओं, युगीन चेतना
और क्रिया प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर हमें क्या करती है, गति प्रदान करती हैं या गति प्राप्त करती हैं। इसके बाद में हमारे महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने भी साहित्य के बारे में परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम ही क्या है, साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही कम शब्दों में परिभाषा दी है कि सारे समाज को एक सुंदर बनाने, यानी सारे प्रत्येक कवि या प्रत्येक लेखक अपने अपने अनुसार ग्रंथ को लिखेगा, इसी तरह से वो समाज को सुंदर बनाने की जो साधना है उस साधना का नाम क्या है, साहित्य है। फिर इन्होंने एक और परिभाषा दी है, उस परिभाषा में लिखा है कि साहित्य मनुष्य को उसकी सबलताओं, दुर्बलताओं, आशाओं, आकांक्षाओं के साथ हमारे प्रत्यक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये परिभाषा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। ठीक है, तो ये तो रहा। सबसे पहले हमने देखा हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द कैसे आया, इसका क्रम क्या था वो जाना। उसके पश्चात हमने साहित्य शब्द की परिभाषा को देखा। अलग अलग साहित्यकारों ने अपने अनुसार इन परिभाषाओं को दिया। जो प्रमुख व्यक्ति थे उन्हीं का मैंने वर्णन किया है इस क्लास में। फिर हम पढ़ेंगे साहित्य इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियाँ हैं, यानी कि जब इतिहास लिखा गया था शुरुआत से लेके आज दिन तक, यानी अब तक हम मान सकते हैं, तो इसमें जो इतिहास लेखन किया गया था उसमें प्रमुख पद्धतियाँ थी, यानी कि शुरुआत में कैसे लिखा गया, फिर उसको क्यों समाप्त किया गया या इसको क्यों खारिज किया गया, फिर दूसरा कोई क्रम होगा उसमें लेखन कार्य हुआ भाई वो भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे इनका लेखन कार्य हुआ तो उसमें परिवर्तन करना जरूरी था, क्योंकि प्राचीन समय में जो लेखन कार्य होता था और वर्तमान में जो लेखन कार्य होता है उनमें बहुत भिन्नता होती है। इस कारण से हम इसमें देखेंगे कि प्रमुख पद्धतियाँ कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो पद्धतियाँ हैं ये क्या थी। तो प्रत्येक इतिहासकार में जब कभी भी हिंदी साहित्य को संदर्भों और घटनाओं के साथ जोड़ते हुए इतिहास लेखन की शुरुआत की, यानी जब भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा गया और उसमें लिखने के लिए जो घटनाएं जो संदर्भ थे उनको जोड़ते हुए इतिहास लेखन की जो शुरुआत की थी, उसने लेखन की किसी न किसी पद्धति का अनुसरण किया। यानी जब शुरुआत की तो कोई न कोई इन्होंने पद्धति अपनाई थी और उस पद्धति का अनुसरण किया था, अपनी बात कही थी। तो साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपनी अपनी मनोदशा एवं वैज्ञानिक ज्ञान का अनुसरण करते हुए अपने अपने ढंग से निष्कर्ष प्रदान किए हैं। तो इतिहास लेखन में जिन जिन व्यक्तियों ने प्रमुख पद्धतियां अपनाई उनको हम क्रम से विस्तार से हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम नंबर 1, वर्णानुक्रमी पद्धति। पद्धति का नाम है वर्णानुक्रमी पद्धति। इसे हम क्या कह सकते हैं, वर्णमाला पद्धति भी कह सकते हैं। वर्णमाला जैसे अ से अनार से लेके ग तक, ये कौन क्या हुआ, अ आ क ख छ छ ट ठ, इस प्रकार से ये क्या हुआ, वर्णमाला हुई। तो ये कौन सी पद्धति मानी इन्होंने, वर्णानुक्रमी पद्धति। यह पद्धति इतिहास लेखन की सबसे दोषपूर्ण, अविकसित या एकांकी पद्धति है। इस पद्धति को दोषपूर्ण पद्धति माना गया, अविकसित पद्धति माना गया या एकांकी पद्धति इसको माना गया। इस पद्धति में कृतिकारों का परिचय, यानी जो इन्होंने लेखन कार्य किया था वो लेखन कार्य किस प्रकार से किया था, यानी जैसे क नाम वाला पहले व्यक्ति था, यानी कि जैसे कणप्पा, तो क वर्ण वाला पहले ले लिया। फिर कीर्ति चौधरी, क नाम आ रहे हैं तो इन्होंने क पहले लिया। ख से नाम शुरू हो रहा है तो ख वाला बाद में लिया। प नाम से शुरू होता है प वाला बाद में लिया। तो उन्होंने क्या किया कि जिस प्रकार से अपन वर्णमाला देखते हैं ना, तो वर्णमाला के शुरुआत से लेके अंतिम तक किस प्रकार से वर्णमाला होती है उसी प्रकार उसी अनुसार उन्होंने इन लेखकों का वर्णन किया है। तो इसलिए इसको समझ पाना संभव नहीं था, इसलिए ये लिखा हुआ है क्योंकि सभी के नाम क वर्ण से प्रारंभ होते हैं, परंतु इन कवियों का कालखंड तो परस्पर भिन्न भिन्न है। अतः
इस पद्धति में व्यवस्थित कालखंड के अनुसार कवियों का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। इसी कारण यह पद्धति स्वतः ही उपेक्षित हो गई तथा इतिहासकारों ने इस पद्धति के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को इतिहास ग्रंथों की श्रेणी में नहीं माना है, क्योंकि ये पद्धति वर्णानुक्रम में थी। अब पहले कवि का नाम क से शुरू हो रहा है, अब कोई लेटेस्ट आज का कवि है, अगर किसी का नाम क से शुरू हो रहा है तो इसको पहले डाल दिया तो इसको समझने में आसानी रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि हम कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि पहले क वाले नाम आ रहे हैं फिर ग तक हमें नहीं पता कि प्राचीन समय का लेखक है या फिर ये आधुनिक समय का लेखक है। इस प्रकार से यह पद्धति क्या हो गई? दोषपूर्ण हो गई, अविकसित हो गई। ये तो थी हमारी पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति। अब इस पद्धति को किसने अपनाया? ऐसे कौन से लेखक थे या साहित्यकार थे इन्होंने इस पद्धति को अपनाया? तो इस पद्धति को फ्रेंच इतिहासकार था एक, यानी फ्रेंच इतिहासकार था, उसका नाम था गारसा द तासी। अब इनका ग्रंथ का नाम क्या था वो हम अगली क्लास में, जैसे इनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे ना, उनकी क्लासों में देखेंगे। तो इस पद्धति का इतिहासकार था गारसा द तासी। एवं इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार थे शिव सिंह सेंगर। इन्होंने इस पद्धति को अपनाया। दूसरी पद्धति है वो है कालानुक्रमी पद्धति। कौन सी पद्धति? कालानुक्रमी पद्धति। इसमें कवियों व लेखकों का वर्णन उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाता है। कालानुक्रम कह सकते हैं, यानी कालक्रम के अनुसार। जैसे इस कवि का जन्म या इस लेखक का जन्म पहले हुआ तो उनको पहले रखा, बाद वाले कवि जितने भी लेखक थे उनका बाद में लिखा। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया? साहित्य इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। यानी पहले जन्म, जिनका जन्म दिनांक पहले था उनको पहले रखा, बाद वाले का बाद में रखा। इस आधार पर इन्होंने लेखकों का वर्णन उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाता है। परंतु इस पद्धति को आधार बनाकर लिखे गए ग्रंथों में युगीन प्रवृत्तियों का अभाव होने के कारण ऐसे ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि काल विभाजन के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन करना इतिहास ग्रंथ की प्रथम शर्त है। अब इस पद्धति को कौन से साहित्यकार थे इन्होंने अपनाया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि कालानुक्रम जो पद्धति है, इस पद्धति को पाश्चात्य भाषा विज्ञानी कौन थे? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। और भारतीय साहित्यकार थे मिश्र बंधु। ये मिश्र बंधु 3 भाई थे। हम इनका वर्णन आगे की क्लास में हम करेंगे कि कौन कौन 3 भाई थे, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, प्रकाशन कब हुआ था, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम देखें कालानुक्रम पद्धति को अपनाने वाले जो साहित्यकार थे वो कौन कौन थे। तो नंबर 1 पे ध्यान रखना जॉर्ज गिरियसन। दूसरा साहित्यकार कौन था? तो मिश्र बंधु। इन दोनों को महत्वपूर्ण मानना। फिर साथ साथ में अंग्रेजी में डॉक्टर जॉनसन जो अंग्रेज था, और उर्दू भाषा में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसको अपनाया था, कालानुक्रमिक पद्धति। इसमें जन्म तिथि के अनुसार लेखकों का वर्णन किया गया है। फिर तीसरी जो पद्धति है वो है पद्धति वैज्ञानिक पद्धति। इसमें क्या था कि वैज्ञानिक पद्धति इतिहास लेखन में अपेक्षाकृत अधिक सहायता कर सकती है, यानी इसको थोड़ा अच्छे लेवल में हम इसको मान सकते हैं कि ये लेखन कार्य के लिए हमें सुविधा प्रदान की गई कि वैज्ञानिक पद्धति में लिखे गए साहित्यकार थे उनको हम आसानी से समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत। वर्णानुक्रम पद्धति को अविकसित होने के साथ साथ दोषपूर्ण भी माना गया है, क्योंकि वर्णानुक्रम पद्धति को पहले ही बोल दिया था कि ये तो सारे वर्णों के नाम किस दे रहे गए, वर्णमाला के अनुसार दे रखे हैं, तो हमने उसको क्या माना था? अविकसित माना था। किंतु वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का तार्किक प्रस्तुतीकरण आवश्यक माना जाता है। वस्तुतः यह पद्धति शोध कार्य के लिए उपयुक्त मानी जा सकती है, यानी खोजबीन से संबंधित जितने भी तथ्य खोजे गए थे ना, उन तथ्यों को खोजने में हमें ये वैज्ञानिक पद्धति है बहुत सहायक होती है। और इस वैज्ञानिक पद्धति को मानने वाले थे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका
वैज्ञानिक पद्धति का नाम याद रखना और वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है ये परिभाषा आपने अपने अनुसार याद रखना। और मुख्यतः अपन को याद ये रखना है कि इस पद्धति को अपनाने वाले कौन थे, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त थे। फिर 4 नंबर पद्धति आती है, उसका नाम है सामाजिक पद्धति। टोटल 5 पद्धतियां हम पढ़ेंगे और अभी 4 नंबर पद्धति है और 4 नंबर पद्धति कौन सी है, सामाजिक पद्धति। इस पद्धति को समाजशास्त्रीय पद्धति भी कहा जाता है, समाजशास्त्रीय पद्धति भी कहा जाता है, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित हैं। और इस सामाजिक पद्धति को ग्रहण किसने किया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पद्धति का पक्ष लिया था। नहीं, इन्होंने इस पद्धति को अपनाया था और लेखन कार्य किया था, उसमें इसका थोड़ा बहुत सहयोग लिया था। कौन सी पद्धति, सामाजिक पद्धति। अगर सामाजिक पद्धति और फिर पूछे कि कौन था इसका, किसने अपनाया था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस सामाजिक पद्धति को अपनाया था। फिर अंतिम हमारी रहेगी, वो रहेगी विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों में विधेयवादी पद्धति विशेष महत्व रखती है। इतनी हमने पढ़ी है, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, सामाजिक और वैज्ञानिक पद्धति, ये 4 और 5वें नंबर जो विधेयवादी पद्धति है, इसको महत्वपूर्ण माना गया है। इतिहास लेखन में जो सहायक महत्वपूर्ण सहायक हुई है वो हुई है विधेयवादी पद्धति। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों में विधेयवादी पद्धति विशेष महत्व रखती है। इस पद्धति के जनक यानी जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो इस पद्धति के जनक माने जाते हैं फ्रांसीसी विद्वान थे, उनका नाम था बेनतेन भाई साहब। क्या नाम था, बेनतेन महोदय माने जाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा भी अपने इतिहास लेखन किया था। उन्होंने उस इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति का सर्वाधिक सहयोग प्राप्त किया था, उन्होंने विधेयवादी पद्धति को भी अपनाया था। इस प्रकार से हमारी ये प्रमुख पद्धतियां के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा कि हिंदी साहित्य शब्द है, हिंदी साहित्य शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस शब्द किन्होंने या किन लोगों ने हिंदी शब्द का स का उच्चारण ह के रूप में किया, जिससे हिंदी शब्द बना, हिंदी, हिंदू, इस प्रकार से। और फिर इसकी हम साहित्य शब्द की परिभाषाओं का हमने ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार से हमने हिंदी साहित्य का आज परिचय पढ़ा। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के जितने भी वो इतिहासकार हुए हैं, उन इतिहासकारों के ग्रंथों के साथ साथ हम उनका वर्णन प्राप्त करेंगे।